हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम सुधांशु फ्रॉम टीम आशीष तिवारी। आप सभी का वेलकम करता हूं इस वीडियो में। हर बार की तरह इस बार भी हमारी टीम ने आपके लिए 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर रेडी किए हैं, जो हर बार आपके एग्जाम में आते हैं। तो आप सभी वीडियो को पूरी वॉच करना है, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। क्या पता जो क्वेश्चन आप स्किप करो वही आपके एग्जाम में आ जाए। तो आप वीडियो को पूरी वॉच करना। एंड अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज मैं आपको इंडियन फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस एंड स्ट्रेटजीज सब्जेक्ट के 10 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर बताने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में आएंगे। और ये सिंगल वीडियो ही आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत होती है। अगर आप ये सिंगल वीडियो ही देख लेते हो तो यही इसमें से ही आपके सभी टॉपिक्स कंप्लीट सब्जेक्ट कवर हो जाएगा और आप अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकते हो। और अगर किसी भी स्टूडेंट को पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ प्राइस ओनली आपका 30 रुपीज़ रहने वाला है, जो कि बहुत ही मामूली सा प्राइस है, कोई भी व्यू कर सकता है। स्टडी के लिए आप इतना तो इन्वेस्ट कर ही सकते हो। अदरवाइज अगर आपको नोट्स नहीं लेने हैं तो आप वीडियो लेक्चर देख सकते हो। वीडियो लेक्चर आपके बिल्कुल फ्री होते हैं। तो आज हम आपके पढ़ेंगे इंडियन फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस एंड स्ट्रेटजीज़। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, जो आपका ये सब्जेक्ट है इसमें हमें किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ना है और इस सब्जेक्ट का अर्थ क्या है। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो आपकी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है, जो भारत की विदेश नीति है, जो भारत के एक देश के साथ दूसरे देश के संबंध है, तो उनमें उनकी क्या नीति रही है उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही उनके सामने क्या चुनौतियाँ और क्या उनकी रणनीतियाँ रही है उनको भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपका क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हम देखेंगे राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी को वैश्विक शासन में उसकी आकांक्षाओं को कैसे दर्शाती है। साथ ही उदारीकरण के बाद से भारत की आर्थिक वृद्धि ने उसकी विदेश नीति के उद्देश्य को किस प्रकार प्रभावित किया। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें हमारे ये पूछा गया कि जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है, जो आपका यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र का जो सुरक्षा परिषद है, उसमें ना भारत के एक स्थायी सदस्यता के लिए आयोजन किया गया था कि जो भारत है उसको एक स्थायी सदस्यता प्रदान होनी चाहिए। तो उसमें जो भारत की दावेदारी है वो वैश्विक शासन में उसकी आकांक्षाओं को कैसे दर्शाती है, उसके बारे में हम आपका आंसर नंबर 1 में बताना है। साथ ही हमें जो आपका उदारीकरण का टाइम था उसके बाद से जो भारत की आर्थिक वृद्धि हुई उसने हमारी फॉरेन पॉलिसी को, जो हमारे फॉरेन पॉलिसी के उद्देश्य थे, जो भी मोटिव थे, उनको किस प्रकार से प्रभावित किया, उन पर किस प्रकार का इफेक्ट डाला, तो उनको भी हमें आपका आंसर नंबर 1 में देखना है। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिख लेंगे। परिचय में हम आपका ये लिखेंगे, जो भारत की विदेश नीति है, जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है, वो आपके परिवर्तनशील है। अर्थात उसमें जब भी सरकार बदलती है तो विदेश नीति में कुछ ना कुछ आपके परिवर्तन आते ही रहते हैं। ये परिवर्तन आपके आंतरिक, सामाजिक, आर्थिक भी हो सकते हैं। और जो आपके परिवर्तन होते हैं ये आपके सरकार बदलने के साथ साथ ही होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं भारत आपका एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं है, बल्कि वो आपका वैश्विक भूमिका निभाने की आकांक्षा भी रखता है। तो जो आपके ये आकांक्षा है इन्हीं का उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, जो आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसकी स्थायी सदस्यता के लिए भारत ने दावेदारी करी। और वहीं आपका जो 1991 का उदारीकरण का समय था, उसके बाद से भारत की अर्थव्यवस्था ने विदेश नीति को, फॉरेन पॉलिसी को अधिक व्यावहारिक, व्यापारिक आधारित और रणनीतिक बना दिया। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद आप लिखेंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी। तो अब हम आपका देख लेते हैं, जो आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल था उसमें भारत की स्थायी सदस्यता की क्या दावेदारी की गई थी। तो इसमें आपका सबसे पहले जो आता है वो आता है ग्लोबल गवर्नेंस में सक्रिय भूमिका इच्छा। जो आपका ग्लोबल गवर्नेंस थी उसमें एक सक्रिय भूमिका की इच्छा रखी गई। अर्थात जो आपके भारत है वो आपको, जैसा कि जानते हैं, भारत में आपका बहुपक्षीय, न्यायपूर्ण और समावेशी वैश्विक शासन प्रणाली की मांग की जाती है। और जो आपका यूएनएससी है इसमें आपका स्थायी सीट की दावेदारी इसी दृष्टिकोण को बताती है कि जो भारत है वो वैश्विक निर्णय निर्माण में भागीदार बनना चाहता है। अर्थात तो जो भारत है वो आपका कोई भी विश्व में जो भी आपका निर्णय निर्माण हो तो उसमें अपनी सदस्यता स्थापित करना चाहता है एक स्थायी रूप से, ताकि वो भी निर्णय निर्माण में भाग ले सके। सेकंड आपका आता है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और योगदान, जो कि इसमें जो आपके भारत के शांति अभियान रहे हैं उनका आपका, और जो
शांति अभियान थे उनमें आपका जो सैन्य योगदान था वो बहुत ही अधिक रहा है। और ये आपके विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे आपका ब्रिक्स हो गया, G20 हो गया और SCO वगैरह जो हो गए, इन सभी पर सक्रिय रहा हो। और तो इसकी आपकी वैश्विक जिम्मेदारी और भागीदारी को बल मिलता है। तो ये हमने आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और योगदान देख लिया। थर्ड हम आपका देख लेते हैं विकासशील देशों की आवाज़। जो भारत है वो आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता पाकर विकासशील देशों के प्रतिनिधित्व को मजबूत करना चाहता था, जिससे कि जो आपका ग्लोबल शासन है, ग्लोबल पॉलिटिक्स है, जो भी ग्लोबल शासन है, विश्व शासन है, उसमें समावेशिता और संतुलन ला सके। फोर्थ आपका आता है संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता को बनाए रखना, जिसमें भारत चाहता था कि जो UNSC है वो आपका वर्तमान समय में द्वितीय विश्व युद्ध की यथास्थिति को दर्शाता है, जो कि आज के बहुदर्य विश्व में अप्रासंगिक हो चुकी है। तो जो आपका UNSC है उसकी जो वर्तमान संरचना है वो आपके द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम की थी। तो उस समय पर आपके विभिन्न प्रकार के प्रभाव थे, तो उस समय की स्थिति और अब की स्थिति में बहुत फर्क है। तो इसलिए जो आपकी आज का समय है उसमें आपकी UNSC की वर्तमान संरचना बहुदर्य विश्व में अप्रासंगिक हो चुकी है। फिफ्थ आपका आता है राजनीतिक और रणनीतिक संतुलन की आवश्यकता। जो आपके राजनीतिक या रणनीतिक होते हैं, जो आपके ग्लोबल पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक संतुलन होते हैं, उनकी आवश्यकता होती है। तो भारत एक स्थायी सदस्य इसलिए भी बनना चाहता था क्योंकि ताकि वो आपका एशियाई संतुलन, विशेष रूप से चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। तो जो भारत था वो स्थायी सदस्य बनकर जो आपके विशेष रूप से चीन हो गया, वो अपने बढ़ता प्रभाव, वो अपना प्रभाव बढ़ाता जा रहा था, तो उसको संतुलित करने के लिए भी भारत को एक स्थायी सदस्य बनना था। तो ये हमने आपके स्थायी सदस्य बनने की दावेदारी बता दी। अब हम आपका देख लेते हैं उदारीकरण के बाद भारत की आर्थिक वृद्धि और विदेश नीति। तो जो आपका उदारीकरण का टाइम था उसके बाद से भारत में क्या आर्थिक वृद्धि हुई और भारत की फॉरेन पॉलिसी पर क्या इफेक्ट पड़ा उसको देख लेते हैं। तो इसमें आपका सबसे पहला था आर्थिक हितों को प्राथमिकता। जो आपके आर्थिक हित थे अर्थात जो भी आपके कंपनी के लाभ या जो भी आपकी विदेश नीति थी, उसमें आपके आर्थिक पहलुओं को मुख्य रूप से माना गया। और जो अब का टाइम था इसमें कूटनीति के साथ साथ निवेश, व्यापार और तकनीकी सहयोग भी विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्य थे। सेकंड आपका था लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट नीति तक। जो आपकी पूर्वी एशियाई नीति थी वो आपके जो पूर्वी एशियाई देश थे उनके साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंध को गहरा करने हेतु लुक ईस्ट नीति को एक्ट ईस्ट में बदल दिया, जो कि भारत की बदलती आर्थिक प्राथमिकता को भी दर्शाता है। थर्ड आपका आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सक्रियता। जो आपके अंतर्राष्ट्रीय मंच हो गए जैसे आपका विश्व व्यापार संगठन हो गया, WTO हो गया, G20 हो गया, ब्रिक्स हो गया, तो ये जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है इनमें भारत ने अपनी आवाज़ को मजबूत किया। जो भारत के निर्णय लेने की क्षमता थी उसको मजबूत किया ताकि वो व्यापार नियम, जलवायु नीति और आर्थिक सहायता में अपना हित सुरक्षित रख सके। तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सक्रियता हो गई। फोर्थ आपका ऊर्जा सुरक्षा की रणनीति आती है, जिसमें आपका जो तेल और गैस जैसे जो आयात थे उन पर निर्भरता ने भारत को मध्य एशिया, खाड़ी देशों और अफ्रीका में सक्रिय रूप से संबंध बनाने की प्रेरणा दी। फिर आपका जो आता है वो आता है भारतीय प्रवासी और निवेश आकर्षण। जो भारत के प्रवासी भारतीय थे उन सबको भारत में जोड़ा गया विदेश नीति में, ताकि जो निवेश और तकनीक है उसको वापस लाया जा सके। और जो आपका FDI है उसको आकर्षित करने के लिए कई देशों से द्विपक्षीय संबंध प्रगाढ़ भी किए गए। तो ये आपका भारतीय प्रवासी और निवेश आकर्षण हो गया। सिक्स्थ आपका जो पॉइंट आता है वो आपका मल्टी अलाइनमेंट नीति का विकास आता है। तो सबसे पहले हम आपके यहाँ देख लेते हैं जो आपकी मल्टी अलाइनमेंट नीति है ये क्या है। तो मल्टी अलाइनमेंट नीति में जो आपकी भारत में गैर गुट निरपेक्षता थी उससे आगे बढ़कर अमेरिका, रूस, जापान, जो फ्रांस जैसे जो भी आपके विकसित देश हो गए उनके देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी स्थापित करना था, ताकि जो वैश्विक शक्ति है वो संतुलन में सक्रिय योगदान दे सके। तो उसको ही हमने आपका मल्टी अलाइनमेंट नीति कहा और हमने उसका विकास किया। तो ये हमने आपके 6 पॉइंट ऐसे बता दिए जो कि आपके उदारीकरण के बाद भारत की आर्थिक वृद्धि और विदेश नीति को दर्शाते हैं। तो इतना सब लिखने के बाद आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख दें। निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि जो आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, इसमें जो भारत की स्थायी सदस्यता वो होना बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसके आपके बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रभाव थे, जिससे कि जो वैश्विक स्तर पर आर्थिक रूप से या किसी भी सामाजिक रूप से या हर रूप से जो शक्ति है वो भारत की बनी रहे और वो अपने दिशा में अग्रसर रहे। और साथ ही भारत ने इनके माध्यम से अपने वैश्विक मंचों पर जैसे कि यूनाइटेड नेशन, WTO, इन जैसे जो आपके वैश्विक मंच हो गए इन पर भी अपनी भूमिका निभाई और अपनी भागीदारी को बढ़ाया।
जिससे कि उसे अंतर्राष्ट्रीय नीति और दिशा तय करने में सक्रिय भूमिका मिली। और साथ ही वो आर्थिक विकास, कूटनीति, दृष्टिकोण और वैश्विक प्रतिष्ठा जैसे जो देश है उन सभी ने आधुनिक विदेश नीति की रीढ़ बन चुके थे। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लें। निष्कर्ष लिखने के बाद आपका आंसर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। देन हम आपका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम आपका देखेंगे, विस्थापन के प्रमुख कारकों पर प्रकाश डालते हुए दक्षिण एशिया में शरणार्थी प्रवाह का एक सीन अवलोकन प्रदान करें। साथ ही दक्षिण एशिया में कम से कम 2 प्रमुख भूमि और सीमा विवादों की पहचान करें और उन पर चर्चा करें। तो सबसे पहले हम आपके यहाँ देख लेते हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या पूछा गया। तो इसमें ना आपके एक प्रकार की विस्थापन की प्रक्रिया थी, तो उसके प्रमुख कारकों को हमें बताना है। साथ ही जो आपका दक्षिण एशिया था, जिसमें आपके जो दक्षिण एशिया के देश आ गए, उनका जो शरणार्थी प्रवाह था वो किस प्रकार से एक सिंह अवलोकन प्रदान कर रहा था, उसको भी बताना है। और साथ ही जो दक्षिण एशिया में हमें जो दक्षिण एशिया में जो आपके भूमि और सीमा विवाद हुई, उनमें से कम 2 पर हमें पहचान करनी है और उन पर फिर चर्चा भी करनी है। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। परिचय में हम आपका ये लिखे हैं, जो आपका दक्षिण एशिया है वो आपका एक सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विविधता से भरा हुआ क्षेत्र है, जहाँ आपके विभिन्न प्रकार की विविधता पाई जाती है, जैसे कि ऐतिहासिक और समकालीन कारणों से जो आपका जनसंख्या का विस्थापन हुआ है। सीमाई विवाद ये आमतौर पर रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं जो आपका सीमा विवाद होता था या किसी भी तरीके से धार्मिक आधार पर, आर्थिक आधार पर या युद्ध के आधार पर जो विस्थापन होता था जनता का एक स्थान से दूसरी जगह पे, ये आपका एक मामूली सी बात रही है पहले टाइम में। इसमें आपके जैसे युद्ध हो गया, राजनीतिक उत्पीड़न हो गया, जातीय हिंसा हो गया, गरीबी और पर्यावरण जैसी जो आपदाएं होगी, इन सभी ने शरणार्थी संकट को बढ़ाया और सीमा विवादों को भी जन्म दिया। तो इसमें आपके बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी भारत से भी आपके सीमा विवाद चल रहा है, जैसे आपका पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, तो इनसे आपका भारत के जो सीमा विवाद है वे चलते ही रहते हैं। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। फिर परिचय लिखने के बाद आप लिखें दक्षिण एशिया में विस्थापन और शरणार्थी प्रवाह का सिंह अवलोकन। तो इसमें जो आपका विस्थापन हुआ था, जो आपका जनता एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित हुई थी, उसके क्या क्या कारण रहे थे, उसमें हम आपका देख लेते हैं। जो आपका सबसे पहला था राजनीतिक उत्पीड़न। तो इसमें आपके राजनीतिक उत्पीड़न में उसे कहते हैं हम राजनीतिक उत्पीड़न, जिसमें जो सरकार होती है वो जनता पर अपना एक विशिष्ट जाति, धर्म या किसी भी आधार पर सरकार उन जनता के साथ भेदभाव करती है या उनको प्रताड़ित करती है, उनको उत्पीड़न करती है। तो इसके उदाहरण में आप देख सकते हैं, जैसे कि श्रीलंका में तमिल विद्रोह हुआ, म्यांमार में रोहिंग्या संकट हुआ, ये सभी आपके जातीय और राजनीतिक उत्पीड़न के भी उदाहरण हैं, जिनके कारण लाखों लोग पलायन कर चुके थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा चुके थे। सेकंड आपका धार्मिक और जातीय संघर्ष आता है, जिसमें जो आपका धार्मिक आधार पर या जाति के आधार पर जो भी संघर्ष हुआ था, उसके आधार पर भी अनेकों लोग अपनी जनसंख्या को एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित कर लेता। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, जैसे आपका भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था, उसके बाद भारत के कई ऐसे मुस्लिम पाकिस्तान में चले गए और पाकिस्तान के कई ऐसे हिंदू हिंदुस्तान में आ गए, भारत में आ गए। तो ये आपका जातीय आधार पर ये हुआ था। साथ ही इसमें आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत में अल्पसंख्यकों का प्रवाह इसी वर्ग में आता है। थर्ड आपका आता है प्राकृतिक आपदा और जलवायु परिवर्तन। जो आपका प्राकृतिक आपदाएं आती है, जैसे कि बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, इनके आधार पर भी जलवायु आपका जो शरणार्थी संकट है वो बना रहता है, क्योंकि इन पे भी कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं वहाँ पर आपका प्राकृतिक आपदा आती रहती है, तो उस क्षेत्र को भी व्यक्तियों को खाली करना पड़ता है और दूसरे स्थान पर पलायन करना होता है। इसमें आपका उदाहरण के तौर में आप देख सकते हैं कि जैसे बांग्लादेश में बाढ़ और समुद्र के बढ़ते जल स्तर के कारण जो पर्यावरण शरणार्थी है उनकी संख्या बढ़ रही है। फोर्थ आपका आता है आर्थिक असमानता और गरीबी। इसमें आपका रोजगार की तलाश में या सेवाओं की अनुपलब्धता की तलाश में जो एक व्यक्ति है वो दूसरे स्थान पर पलायन कर लेता है और अपने अच्छे जीवन की तलाश में पलायन करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, जैसे कि आपके कुछ क्षेत्र हो गए, जैसा आपका दिल्ली का एरिया हो गया, तो दिल्ली में आप देखेंगे कि आपका बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हो गए जो मतलब रोजगार की तलाश में या सेवा की उपलब्धता की तलाश में, कुछ स्टूडेंट अपनी स्टडी की तलाश में, अपने अच्छी स्टडी के लिए, अपने अच्छी कोचिंग के लिए जो अपना शहर है उसको छोड़कर दिल्ली में आए हुए हैं। तो एक प्रकार से आप उसको भी पलायन ही मान सकते हो, बट ये आपका राज्य के तौर पे हो गया, ये आपका देशों के आधार पर नहीं हो गया। तो यही आपका आर्थिक असमानता और गरीबी का हो गया, जिसमें जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी, सेवाओं की अनुपलब्धता, ये सभी लोगों को बेहतर जीवन की तलाश में पलायन करने के लिए मजबूत करती है।
तो ये हमने आपको बता दिया कि आपके दक्षिण एशिया में विस्थापन और शरणार्थी प्रवाह का सीमा अवलोकन। अब हम आपका शरणार्थी प्रवाह का सिंह अवलोकन देख लेते हैं। तो जो आपका सिंह अवलोकन है उसको क्या है उसको देख लेते हैं। तो भारत में आपको जैसा कि देख सकते हैं, जो भारत आपका पहले से ही एक भावनात्मक रूप से समझा हुआ देश है, जिसमें भारत ने लंबे समय से शरणार्थियों को शरण दी, और साथ ही जिसमें आपका बांग्लादेशी, तिब्बती, श्रीलंकाई, तमिल और जो हाल के वर्ष में है उनमें रोहिंग्या शरणार्थी भी शामिल हैं। तो भारत ने ऐसे बहुत से जाति, धर्म और वर्ग के आधार पर भी अपनी शरणार्थियों को शरण दी है। भारत कोई भी शरणार्थी आता है तो उसको शरण दे देता है मोस्टली। तो भारत में आपका कोई भी ऐसा शरणार्थी कानून नहीं है जो कि प्रशासनिक, लेकिन आपके प्रशासनिक नीतियाँ और न्यायिक हस्तक्षेप है उनके माध्यम से उन पर प्रबंधन किया जाता है, क्योंकि ये भी जरूरी होता है। अगर हम प्रबंधन नहीं करेंगे तो मोस्टली क्या होता है, जो आपके शरणार्थी संकट है ये आपका एक आतंकवाद का रूप भी ले सकती है। थर्ड आपका आता है जो आपके शरणार्थी मुद्दा है, ये आपका सामाजिक और राजनीतिक दबाव भी उत्पन्न करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं भारत, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान में शरणार्थी जो मुद्दे हैं इन्होंने आपका सामाजिक और राजनीतिक दबाव उत्पन्न किया है, और साथ ही क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी चुनौती बन जाते हैं। तो ये हमने आपका सबसे पहला बताया आपका दक्षिण एशिया में विस्थापन और शरणार्थी प्रवाह का सीमा अवलोकन। अब सेकंड हम आपका बताते हैं दक्षिण एशिया के प्रमुख भूमि और सीमा विवाद। तो इसमें आपका सबसे पहला आप देख सकते हैं जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट विवाद रहा है आज के टाइम में, जो अभी हाल ही में भी आपका चला हुआ है, कश्मीर मुद्दा, जिसमें आपका पहलगाम का आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये आपका आतंकवाद के तौर पर ही हुआ है, क्योंकि इसमें भी आपका जो पहलगांव था, श्रीलंका के आसपास का एरिया था, उसमें अटैक हुआ था। तो ये आपका एक प्रकार से सीमा विवाद के ऊपर ही हुआ, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो श्रीलंका को अपना हिस्सा मानता है और भारत श्रीलंका को अपना हिस्सा मानता है। जो कि आपका विभाजन हुआ था उस तौर पे आपका जो भारत है वो ही आपका भारत श्रीलंका को भारत का हिस्सा ही माना गया था विभाजन के टाइम पे। लेकिन पाकिस्तान जो है वो आज भी श्रीलंका को अपना हिस्सा बताता है। तो इसी को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद रहता है। यह आपका विभाजन के समय से ही चला आ रहा है। जो पाकिस्तान है वो जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों को अपने नियंत्रण में मानता है, जबकि भारत इसे अपना अभिन्न मानता है। सेकंड, जो आपका दोनों देशों के बीच 1947, 1965, 1971 और 1999 ये सभी आपके युद्ध हो चुके हैं। आपके ये सीमा विवाद को लेकर ही युद्ध हो चुके हैं, और जो आपके ये विवाद है आपकी क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद और कूटनीतिक संबंधों पर गहरा प्रभाव भी डालते हैं। तो हमने पहला आपका जो सीमा विवाद देख लिया वो हमने आपका भारत पाकिस्तान का सीमा विवाद देख लिया। सेकंड आपका जो सीमा विवाद है वो आपका भारत और नेपाल का सीमा विवाद है, जिसमें आपका काला पानी, लिपुलेख और लिम्पी या थूरा जैसे जो क्षेत्र है वे सभी आते हैं। ये जो आपका विवाद है ये आपका 2019 के समय में उभरा था, जब आपका भारत ने नई राजनीतिक मानचित्र में लिपुलेख को उत्तराखंड का हिस्सा बताया था। जो कि आज का जो समय है वो नेपाल ने इसके जवाब में कहा था कि ये नक्शा प्रकाशित किया गया जिसमें कि उक्त क्षेत्र को अपने भूभाग के रूप में दर्शाया। और जो आपका विवाद है आपके ऐतिहासिक संधि जो आपके 1816 की सुगौली संधि हुई थी उसी की व्याख्या पर हुआ था, और जिसमें आपका दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध गहरे हैं। इसलिए विवाद के समाधान के लिए कूटनीतिक वार्ता आवश्यक है। तो ये हमने आपके दो प्रकार के सीमा विवाद देख लिए उदाहरण के साथ। अब हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में हम आपका ये लिखेंगे जो आपका दक्षिण एशिया है उसमें आपके जो शरणार्थी पर्व सीमा विवाद है वो आपका एक मानवीय संकट तो है ही है, साथ ही वो आपके क्षेत्रीय स्थिरता, सुरक्षा और सहयोग को भी प्रभावित करता है। और जो आपका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो जनसंख्या विस्थापित हुई है उनके कारणों को भी दूर करने के लिए दीर्घकालिक समाधान, शांति प्रयास और मानवीय दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। और यही आपके सीमा विवादों का समाधान, संवाद और परस्पर समझदारी से ही संभव होता है। जो आपका भारत है वो आपकी दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी शक्ति होने के नाते इन समस्याओं के समाधान में एक निर्णायक और संतुलित भूमिका भी निभाता है। तो इतना सब लिखने के बाद आपका एक छोटा सा निष्कर्ष कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान आपका क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम आपका देखें भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देने में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जैसी पहल की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में एक प्रमुख आर्थिक शक्ति बनने में भारत के सामने आने वाली चुनौतियों की जांच करें। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो भारत की सॉफ्ट पावर नीति है, जो आपकी सॉफ्ट पावर नीति है उसने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जैसे जो आपके पहले उसने भारत की सॉफ्ट पावर नीति को कैसे प्रभावशील बनाया है उसके बारे में हमें बताना है। साथ ही जो आपके अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है वो एक प्रमुख आर्थिक शक्ति बनने में भारत को
किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो वो हमको इस आंसर में बताना है। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखे हैं। परिचय में हम आपका ये लिखे हैं जो आपकी भारत की विदेश नीति है वो आपकी रणनीतिक और सैन्य ताकत तक तो सीमित है ही, साथ ही वो आपका इसमें आपका सॉफ्ट पावर यानी सांस्कृतिक और वैचारिक प्रभाव का उपयोग भी महत्वपूर्ण हो गया है। जो आपका आर्थिक वैश्वीकरण है वो आपका भारतीय वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में अग्रसर है, लेकिन इसके आपके मार्ग में कई चुनौतियां भी आती है, जिससे कि जो उत्तर में हम अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस था उसने सॉफ्ट पावर जैसी नीतियों की उपयोगिता और भारत को आर्थिक महाशक्ति बनने में आने वाली प्रमुख बाधाओं की चर्चा करी। तो इतना सब लिखने के बाद आपका एक छोटा सा परिचय कंप्लीट हो जाएगा। देन हम आपका देख लेते हैं भारत की सॉफ्ट पावर और योग दिवस की भूमिका। तो सबसे पहले हम आपका देख लेते हैं जो आपकी सॉफ्ट पावर नीति है वो आखिर है क्या। तो जो आपकी सॉफ्ट पावर नीति है ये आपकी एक प्रकार की शक्ति मान लो या आपके एक प्रकार की पावर ही मान लो, जैसा कि आप इसके नाम से भी पता कर सकते हो। मतलब कि कोई भी चीज ऐसे अपने आदर्श मूल्यों के आधार पर की गई शक्ति। तो सॉफ्ट पावर आपकी एक प्रकार की शक्ति होती है जिसमें किसी देश की संस्कृति आदर्शों मूल्य और नीति का आकर्षण से दूसरे देशों को प्रभावित किया जाता है, न कि सैन्य या आर्थिक दबाव से। अर्थात जो आपकी एक देश से दूसरे देश पर कब्जा किया जाता है, किसी भी तरीके से उसको प्रभावित किया जाता है, लेकिन सैन्य आधार पर प्रभावित न करके उनके देश की संस्कृति आदर्शों और मानव मूल्यों के आधार पर ही उस पर आपको प्रभावित किया जाता है। तो उसको ही हम आपका सॉफ्ट पावर नीति कहते हैं। तो ये हमने आपकी सॉफ्टवेयर देख लिया, अब हम आपकी योग दिवस की भूमिका देख लेते हैं। तो जो सबसे पहले हम आपके इसका अंतर्राष्ट्रीय पहचान देख लेते हैं। जो आपका योग दिवस है जैसे कि आप सभी जानते हो आपका 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो कि एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त दिवस है। इसमें भारत की सांस्कृतिक कूटनीति की बड़ी सफलता भी है, क्योंकि जो योग है उसने वैश्विक मंच पर भारतीय विरासत के रूप में स्थापित किया है। सेकंड आपका जो आता है वो आपका संस्कृति और स्वास्थ्य का मेल आता है, जिसमें जो योग है उसके माध्यम से ही भारत ने अपनी शारीरिक स्वास्थ्य जो आपका जैसे कि आप जान सकते हैं आपके पतंजलि जैसे जो क्षेत्र हो गए जिसमें आपके कुछ ऐसे क्षेत्र है जिसमें आपके योग कराए जाते हैं, तो उन सभी ने आपके शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक शांति को वैश्विक मुद्दा बनाया और उनकी एक सकारात्मक छवि भी प्रस्तुत की। थर्ड आपका जो आता है वो आपका राजनयिक मंच आता है, जिसमें आपके जो विभिन्न प्रकार के देश हो गए उन्होंने भारतीय दूतावास इस दिन को बड़े उत्साह से मनाते हैं, जिससे कि जो भारत की लोकप्रियता और सांस्कृतिक प्रभाव है वो भी बढ़ता है। फोर्थ आपका जो आता है वो आपका प्राकृतिक और सार्वभौमिक संदेश आता है। इसमें जो योग है वो किसी भी धर्म जाति से जुड़ा नहीं होता है, अर्थात तो योग आप कोई भी कर सकता है, वो आपका कोई भी धार्मिक या किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है, या आपका वैश्विक स्वीकार्यता प्राप्त करता है। तो अब हम आपके कुछ ये हमने आपके योग दिवस की भूमिका देख ली, साथ ही हम आपके अन्य सॉफ्ट पावर तत्व देख लेते हैं। इसमें आपका आते हैं जैसे कि बॉलीवुड हो गया, भारतीय व्यंजन हो गया, हस्तकला हो गई, आयुर्वेद या भारतीय संगीत और नृत्य, शिक्षा और तकनीकी सहयोग हो गई। ये सभी भारत की सॉफ्ट पावर को और ज़्यादा मजबूत बनाते हैं, क्योंकि इनसे ही जो दूसरा देश है वो प्रभावित होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो भारत का कल्चर है वो आपका अदर देशों में भी अपनाया जाता है आज के टाइम में। तो सेकंड आपका जो आता है वो आपका भारत का आर्थिक शक्ति बनने की प्रमुख चुनौती आ जाती है। तो भारत एक आर्थिक शक्ति बनने में उसके सामने क्या क्या चुनौतियां आती है उन चुनौतियों को देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला असमान विकास आता है। असमान विकास का अर्थ ये होगा जो आपका ग्रामीण और शहरी क्षेत्र हो गए उनमें आपका जो विकास की मात्रा है वो आपका समान रूप से नहीं हुई है। उसमें जो शहरी क्षेत्र है वे अधिक विकसित है और जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें आपका विभिन्न प्रकार की आर्थिक असमानता, बुनियादी ढांचे की कमी और गरीब राज्यों में निवेश की अनुपलब्धता भारत की आर्थिक उन्नति को धीमा करती है। सेकंड आपका बेरोजगारी और शिक्षा प्रणाली आती है, जिसमें आपकी जो शिक्षा प्रणाली है वो व्यावसायिक और तकनीकी कौशल की कमी के कारण भी आर्थिक उत्पादकता पर असर डालती है। और जो आपकी बेरोजगारी है वो आपकी बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण पर्याप्त रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं उनको। तो ये आपका बेरोजगारी और शिक्षा प्रणाली हो गया। थर्ड आपका नीतिगत जटिलताएं देख लेते हैं, जिसमें जो भारत है उसको व्यापार करने में आने वाली प्रशासनिक बाधाएं और कर प्रणाली की जटिलता निवेश को प्रभावित करती है। फिर आपका जो आता है वो आपका भारी भू राजनीतिक दबाव आता है, जिसमें आपका जो सीमावर्ती क्षेत्र हो गए जैसे कि चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जो ये आपके सीमावर्ती क्षेत्र हो गए इनसे भी हमारी चुनौती और क्षेत्रीय तनाव आर्थिक संसाधनों का बड़ी मात्रा में रक्षा क्षेत्र में उपयोग करवाती है। फोर्थ आपका आता है जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संकट। इसमें जो आपका पर्यावरण असंतुलन रहता है जैसे कि जल प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, या आपकी जो भी ऊर्जा संसाधनों की निर्भरता हो गई
वे सभी भारत की दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता के लिए चुनौती बनी होती है। और तो आपका जो आता है वो आपका वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा आती है, जिसमें आपका जो अमेरिका, चीन जैसे जो आपका जो ये देश हो गए जो आपके ताकतवर देश के रूप में जाने जाते हैं, उनके बीच संतुलन बनाने के लिए अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत भारत को करनी पड़ती है। तो ये हमने आपके भारत की आर्थिक शक्ति बनने की प्रमुख चुनौतियां बता दी। तो ये सभी चुनौतियों के बाद आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में आप यही लिखेंगे, जो भारत की विदेश नीति में सॉफ्ट पावर का जो सिद्धांत है वो यही कहता है कि युद्ध के आधार पर न होकर अपने राजनीतिक मूल्यों, आदर्शों, अपने मूल्यों और अपनी प्रयासों के आधार पर ही दूसरे देश को प्रभावित करना, ताकि वो आपके अन्य देशों पर निर्भर ना हो सके। इसमें आपका जैसे योग दिवस हो गए या आपके विश्व तौर पे आपके किए जाते हैं, जिसमें आपका जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है वो आपका भारत का ही रहा है। और ये आपका आंतरिक असमानता, शिक्षा, आधारभूत ढांचे और वैश्विक प्रतिस्पर्धा जैसी जो चुनौतियां है, ये आपके भारत के एक बनने में, आर्थिक शक्ति अपनी प्रदान करने में एक चुनौतियां रही है, जो कि आपकी एक संतुलित नीति, बेहतर प्रशासन और वैश्विक सहभागिता भारत को इन बाधाओं से उभरने में मदद कर सकती है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लें। निष्कर्ष लिखने के बाद आपका आंसर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। देन हम आपका क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हम आपका भारत की विदेश नीति में बहुपक्षवाद के महत्व पर संक्षेप में चर्चा करेंगे। साथ ही बताएंगे कि ऐतिहासिक और सभ्यतागत विरासतें भारत की विदेश नीति को कैसे आकार देती है। तो इसके आंसर में सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। तो जो आपकी भारत की फॉरेन पॉलिसी है उसमें आपका एक बहुपक्षवाद नाम का एक आपकी प्रणाली है, एक प्रकार का ये आपका विरासत है, ये आपका एक पहलू है। तो हमें उसके मैच के बारे में बताना है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी में बहुपक्षवाद के बारे में। साथ ही हमें ये बताना है जो आपकी ऐतिहासिक और सभ्यता विरासत है वे इंडियन फॉरेन पॉलिसी को कैसे आकार दे रही है, उसमें उनका क्या महत्व रहा है। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। तो परिचय में हम आपका ये लिखेंगे जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है वो बहुपक्षवाद और सभ्यता विरासत दोनों ही इसके महत्वपूर्ण पहलू होते हैं, क्योंकि जो आपका भारत है वो विश्व समुदाय में समानता, सहयोग और न्यायपूर्ण व्यवस्था के पक्षधर के रूप में बहुपक्षीय मंचों की वकालत तो करता ही है। साथ ही वो आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो उसकी प्राचीन सांस्कृतिक, नैतिक और ऐतिहासिक विरासतों से भी प्रेरित होता है। और जो आपका ये बहुपक्षवाद का दृष्टिकोण होता है ये आपकी भारत की सॉफ्ट पावर को तो बढ़ाता ही है, साथ ही आपकी वैश्विक कूटनीति में भारत की भूमिका को भी बढ़ाता है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद आप लिखेंगे कि भारत की जो विदेश नीति है उसमें बहुपक्षवाद का क्या महत्व रहा है। तो सबसे पहले हम आपका बहुपक्षवाद समझ लेते हैं। बहुपक्षवाद क्या होता है? बहुपक्षवाद आपका यही होता है जो आपकी विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हो गई, जैसे कि आपका G20 हो गया, ब्रिक्स हो गया, तो इनमें आपका किसी भी प्रकार का पक्ष ना लेकर सभी आपका समान रूप से कार्य करें और सभी अपना अपना पक्ष दिखाए, और उसे ही हम आपका बहुपक्षवाद कहते हैं। तो इसमें हम आपका सबसे पहले फॉरेन पॉलिसी में बहुपक्षवाद का महत्व देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले वैश्विक सहयोग का मंच आता है। इसमें भारत कहता है कि जो आपकी बहुपक्षीय संस्थाएं होगी, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र हो गई, यूनाइटेड नेशन, G20, ब्रिक्स, बिमस्टिक्स जैसे जो एशियन जैसे जो वैश्विक मंच है, उन सभी की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए ये बहुपक्षीय संस्थाएं आवश्यक होती है। और जो भारत है वो इन्हीं मंचों का उपयोग करके अपने जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, व्यापार और विकास जैसे मुद्दों पर संवाद करता है और उनको प्रेरित करता है और अपने विकास की दिशा में आगे बढ़ता है। सेकंड आपका आता है न्यायसंगत वैश्विक व्यवस्था की मांग, जिसमें जो भारत की बहुपक्षीय व्यवस्था है उसकी सुधार की मांग की जाती है, ताकि जो विकासशील देश है जैसे कि अमेरिका, चीन, ये जैसे जो विकासशील देश हैं ये उनकी आवाज़ को भी उतनी अहमियत मिले जितने की विकसित देशों को मिलती है, जैसे कि भारत जैसे देशों को। थर्ड आपका आता है विश्वसनीय और उत्तरदायी सदस्य के रूप में। जो आपका भारत है वो आपका एक भागीदारी के रूप में ही नहीं बन के रहना चाहता, बल्कि वो एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में भी वैश्विक शासन में योगदान देना चाहता है। फोर्थ आपका जो आता है वो आपका क्षेत्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग आता है, जिसमें आपका बिमस्टिक और सारस जैसे जो मंच है उनके माध्यम से भारतीय क्षेत्र समस्याओं जैसे कि आपदा प्रबंधन, गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य से निपटने की रणनीति विकसित करता है। तो ये आपका फोर्थ होगा। फिफ्थ हम आपका देख लेते हैं बहुधर्वीय विश्व व्यवस्था का समर्थन, जिसमें जो आपका भारत है वो आपका बहुधर्वीय विश्व को लोकतांत्रिक और स्थायी मानता है, जिसमें कि किसी एक शक्ति का वर्चस्व नहीं होता है, बल्कि जो आपका बहुपक्षीय मंच होगा उस पर उसकी सक्रिय भागीदारी इसी दृष्टिकोण को दर्शाती है। तो ये हमने आपका भारत की विदेश नीति में बहुपक्षवाद का महत्व देख लिया।
अब हम आपका ऐतिहासिक और सभ्यतागत विरासत का भारत की विदेश नीति पर प्रभाव देख लेते हैं। जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है उसका ऐतिहासिक और सभ्यता विरासत पर क्या प्रभाव रहा है उसको देख लेते हैं। इसमें आपका सबसे पहले गांधी नेहरू की परंपरा आती है, जिसमें आपका अहिंसा, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, गुटनिरपेक्षता जैसे जो आदर्श हैं ये सभी आते हैं, जो कि गांधी और नेहरू की सोच से प्रभावित है। सेकंड आपका उदारवाद और सहिष्णुता की परंपरा आती है, जो आपका भारत का प्राचीन सभ्यता रही है, जैसे कि विश्व प्रभुत्व की या आपका वसुधैव कुटुंबकम की या विविधता में एकता और सांस्कृतिक आदान प्रदान, ये सभी आपके भारत की प्राचीन सभ्यता रही है। तो इन्हीं पर ये आपके आधारित रही है। और जो आपके मूल्य हैं भारत की फॉरेन पॉलिसी में सार्वभौमिक भाईचारे, वसुधैव कुटुंबकम के रूप में परिलक्षित होते हैं। थर्ड आपका आता है उपनिवेशवाद का अनुभव। जो भारत है वो एक उपनिवेशवादी इतिहास रहा है उसका। वो आपके वैश्विक दर्शन ग्लोबल साउथ के देशों के साथ सहानुभूति दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करता है। जो भारत है वो विकासशील देशों की समस्याओं को बेहतर समझता है और उन्हें मंच देने की कोशिश भी करता है। फोर्थ आपका आता है संस्कृति और धर्म का प्रभाव, जिसमें आपका योग, आयुर्वेद, बौद्ध विचारधारा और जो भारतीय साहित्य है जो भारत की सॉफ्ट पावर का हिस्सा है ये बन चुके हैं। और जो आपके तत्व हैं यही आपके सांस्कृतिक कूटनीति का आधार भी होते हैं। फिफ्थ हम आपका देख लेते हैं गैर आक्रामक कूटनीति। इसमें जो भारत है वो ऐतिहासिक रूप से एक शांतिपूर्ण देश रहा है, जिससे कि कभी कभी आक्रामक विस्तारवाद की नीति नहीं अपनाई जाती। और जो आपकी सोच है ये आज भी उसी फॉरेन पॉलिसी में दिखाई देती है। तो इसी प्रकार से ये हमने आपका ऐतिहासिक और सभ्यतागत विरासत का भारत की फॉरेन पॉलिसी पर प्रभाव देख लिया। अब हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में हम आपका देखेंगे जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है और बहुपक्षवाद है और सभ्यतागत मूल्य है, ये आपका एक प्रकार का संतुलित मिश्रण होता है। यही आपके बहुपक्षवाद के माध्यम से तो हम आपका भारत वैश्विक व्यवस्था में समावेश, समानता और सहयोग को बढ़ावा देता है। और जो सभ्यता विरासत है उससे उसको नैतिक दिशा मिलती है। और जब ये दोनों ही तत्व आपका समान रूप से मिलकर काम करने लगे तो भारत न केवल एक मजबूत क्षेत्रीय शक्ति बनेगा, साथ ही एक जिम्मेदार वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में भी उभर रहा है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लें। निष्कर्ष लिखने के बाद आपका आंसर नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान हम आपका क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हम आपका यूएसएसआर के रूस में संक्रमण ने भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को कैसे प्रभावित किया उसके बारे में बताएंगे। साथ ही जो आपका पिछला कुछ टाइम गया है उनमें आपके वैश्विक शक्ति समीकरण कैसे बदल गया है और ये आपका भारत की विदेश नीति के लिए क्यों महत्वपूर्ण है उसको हमें देखना है। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे आपका यही पूछा गया है जो आपका यूएसएसआर है उसमें जो रूस है उसने संक्रमण ने भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को किस प्रकार से प्रभावित किया है, क्या प्रभाव रहे उसके। साथ ही जो आपका कुछ टाइम गया है उसमें जो वैश्विक शक्ति समीकरण है वो किस प्रकार से बदला है और ये आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो उसके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। इसी के बारे में हम आपका आंसर नंबर 5 में लिखना है। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखें। परिचय में हम आपका लिखे हैं जो आपका यूएसएसआर है सोवियत संघ है वो आपका 1991 के विघटन ने न केवल उसके रूस बल्कि आपकी जो पूरी दुनिया थी वैश्विक तौर पर ही उसने राजनीतिक और कूटनीतिक व्यवस्था को प्रभावित किया, जिसमें जो भारत था उसके कुछ दशकों तक यूएसएसआर के साथ गहरे रणनीतिक और राजनीतिक संबंध भी बनाए रखे थे, जिसके कारण एक नया वैश्विक परिदृश्य में भारत ने प्रवेश किया। साथ ही जो वैश्विक शक्ति समीकरण भी थी वो भी तेजी से बदलने लगा और भारत की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसने भी एक नए सिरे से परिभाषित करना पड़ा। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद आप लिखेंगे यूएसएसआर से रूस में संक्रमण और भारत रूस संबंधों पर प्रभाव, जिसमें आपका सबसे पहला आता है ऐतिहासिक मित्रता का आधार। जो भारत और सोवियत संघ के संबंध थे वे शीत युद्ध के समय से ही आपके गहरे और रणनीतिक रहे थे, क्योंकि जो आपका सोवियत संघ था उसने भारत के औद्योगिकरण, रक्षा सहयोग और कूटनीतिक समर्थन में बड़ी भूमिका निभाई थी। सेकंड आपको 1991 में बदलाव का प्रभाव आता है। जब आपका यूएसएसआर का विघटन हुआ था तो भारत को रूस के साथ संबंधों को पुनर्गठित करना पड़ा था, जिसमें कि जो आपके दोनों देश थे उन्होंने 1993 में मित्रता और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए। उस संधि को माना जिसमें कि पारस्परिक विश्वास और गैर हस्तक्षेप की नीति को अपनाया गया। थर्ड आपका आता है रूस की विदेश नीति में बदलाव। जो आपका स्टार्टिंग का समय था उसमें रूस ने पश्चिम की ओर झुकाव दिखाया, जिससे कि भारत के साथ दूरी बनी, परंतु धीरे धीरे रणनीतिक और रक्षा सहयोग भी फिर से मजबूत हुआ। फोर्थ आपका जो आता है वो आर्थिक सहयोग का विस्तार आता है, जिसमें रक्षा उपकरणों की आपूर्ति, परमाणु ऊर्जा और जो अंतरिक्ष सहयोग जैसे हैं ये आपके भारत रूस संबंधों का आधार बने रहते हैं। फिफ्थ आपका समान वैश्विक दृष्टिकोण आता है, जिसमें आपका ब्रिक्स हो गया, एससीओ होगा और G20 जैसे जो मंच हो गए वे दोनों ही देशों की साझेदारी से भारत रूस संबंधों में स्थायित्व बना रहे हैं।
तो ये तो मैंने आपको बता दी यूएसएसआर से रूस में संक्रमण और भारत रूस संबंधों पर प्रभाव। अब हम आपको बता देते हैं बदलता वैश्विक शक्ति समीकरण और भारत की फॉरेन पॉलिसी के बारे में। इसमें आपका सबसे पहले एक ध्रुवीय से बहुध्रुवीय विश्व की ओर संक्रमण आता है। जो आपका शीत युद्ध हुआ था उसके बाद से अमेरिका का एकाधिकार रहा, लेकिन आज के टाइम में चीन, भारत, ब्राजील जैसे जो देश है उनके कारण भी शक्ति संतुलन बदल रहा है। सेकंड, आपका चीन का उधर सामरिक चुनौती आता है। जो चीन है उसने अपने आप को आर्थिक और सैन्य रूप से इतना विकसित किया कि जो भारत है उसने अपनी फॉरेन पॉलिसी में रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने के लिए इसको प्रेरित किया, जैसे कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंध। थर्ड आपका आता है वैश्विक संस्थाओं में सुधार की मांग। जो यूएनएससी था, जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी, आपका सिक्योरिटी काउंसिल था, जो आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद था, इसने आपका अधिक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व भारत ने चाहे इसका, साथ ही जिससे कि उसकी वैश्विक शक्ति बनने की आकांक्षा को दर्शाता है। फोर्थ आपका आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण आता है। जो आपको 1991 का टाइम था उसने भारत में मुक्त बाजार नीति अपनाई थी, जिससे कि वैश्विक व्यापार, निवेश और तकनीकी में भी सक्रिय हुआ था। फिफ्थ आपका सॉफ्ट पावर और रणनीतिक साझेदारी आते हैं, जिसमें आपका भारत योग, आयुर्वेद, सिनेमा और संस्कृति के माध्यम से जो सॉफ्ट पावर है उसका उपयोग भी हो रहा था। साथ ही जो आपकी सामरिक भागीदारी है उससे भी अपने हितों को सुरक्षित करने में वो जुटा रहा। सिक्स्थ आपकी जो नई चुनौती आती है उनमें देख लेते हैं, जैसे कि आपका जलवायु परिवर्तन हो गया, आतंकवाद हो गया, जैसे साइबर सुरक्षा जैसे जो मुद्दे हो गए, ये आपकी वैश्विक मुद्दे पर भी भारत की भूमिका बढ़ा रही है। इससे भी जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है वो और भी सक्रिय और बहुआयामी बन रही है। तो ये हमने आपका बदलता वैश्विक शक्ति समीकरण भारत की फॉरेन पॉलिसी देख ली। अब हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में हम देखेंगे जो आपका यूएसएसआर है उसने रूस में हुए बदलाव ने भारत रूस संबंधों का एक नया आधार पर पुनर्गठित किया, जो आज के टाइम में भी आपका रक्षा और रणनीति में मजबूती बनाता है। और जो आपका वैश्विक शक्ति संतुलन है उसने भी भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी को अधिक व्यवहारिक, सक्रिय और रणनीतिक बनाना सिखाया है। जो भारत है वो आपका क्षेत्रीय शक्ति तो है ही है, साथ ही वो आपका एक जिम्मेदार वैश्विक खिलाड़ी बनने की दिशा में भी निरंतर आगे बढ़ रहा है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें, निष्कर्ष लिख लें। निष्कर्ष लिखने के बाद आपका आंसर नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। देन हम आपका क्वेश्चन नंबर 6 से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हम आपका ब्रिक्स ने वैश्विक शासन में अपना प्रभाव दिखाने के लिए भारत के लिए एक मंच के रूप में कैसे काम किया उसको बताना है, और साथ ही जो आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसको आकार देने में भारत की बातचीत शैलियों के महत्व पर भी हम इस आंसर में लिखेंगे। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। परिचय में हम लिखेंगे जो आपकी फॉरेन पॉलिसी रही है वो कुछ आगे पिछले के जो कुछ दशक गए उसमें बहुपक्षीय सहयोग, सॉफ्ट पावर और रणनीतिक संवाद को अपनाते हुए जो आपके वैश्विक मंच है उन पर भी उनका प्रभाव बढ़ा है। साथ ही जो आपका ब्रिक्स हो गया जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जो ऐसे जो समूह हो गए उनकी में भारत की सक्रिय भागीदारी ने उसने वैश्विक शासन में प्रभावी आवाज के रूप में स्थापित किया। और जो आपके भारत की संवाद शैली है उसमें आपका संतुलन, शांतिपूर्ण वार्ता और दीर्घकालिक सहयोग की भावना भी निहित है। उसने ही आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी मजबूत किया है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद आप भारत और ब्रिक्स वैश्विक शासन में भूमिका देखेंगे, जिसमें आपका सबसे पहले ब्रिक्स की उभरती अर्थव्यवस्था का समूह देखते हैं। जो आपका ब्रिक्स है जिसमें आपका भारत, रूस, इंडिया, चाइना और जो आपका दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जैसे जो देश हो गए इन सभी के समूह को हमने ब्रिक्स कहा है। तो इसमें हम आपका उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह देख लेते हैं। जो आपका ये ब्रिक्स है इसमें भारत को एक अन्य विकासशील और उभरती शक्तियों के साथ मिलकर एक आपका अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और राजनीतिक स्वास्थ्य में जो आपका सुधार की मांग की गई थी वो आपका ब्रिक्स में की गई थी। इसमें भारत का उद्देश्य क्या रहा था उसको देख लेते हैं। इसमें जो भारत का उद्देश्य रहा था वो एक न्यायपूर्ण, लोकतांत्रिक और उत्तरदायी वैश्विक शासन संरचना की पैरवी करता था, जिससे कि जो वैश्विक निर्णय प्रक्रिया उसमें भी विकासशील देशों की भागीदारी सुनिश्चित होती थी। थर्ड आपका जो आता है वो रणनीतिक एजेंडा आता है, जिसमें कि जो आपका जैसे ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और वैश्विक वित्तीय विस्तारता जैसे जो मुद्दे थे उनमें भी ब्रिक्स में भारत की साझा हितों के ऊपर समन्वय रहा है। फोर्थ आपकी नई संस्थाओं की भूमिका आ गई, जैसे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया, एनडीबी हो गया या ब्रिक्स कंजर्वेटिव रिजर्व अरेंजमेंट जैसी जो संस्था है उसने भी वैश्विक वित्तीय संस्थानों पर निर्भरता कम करने में मदद करी, जिससे कि भारत को निर्णय निर्माण की स्थिति में भी लाया गया। फिफ्थ आपका भारत के लिए लाभ आता है, तो आपका जो ब्रिक्स का लाभ है उसने भारत को एक उभरती वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया, और जो आपका बहुदलीय विश्व व्यवस्था उसके समर्थन और पश्चिमी देशों का वर्चस्व को संतुलित करने का अवसर भी दिया। तो ये हमने आपका
भारत और ब्रिक्स देख लिया। अब हम आपका भारत की अंतर्राष्ट्रीय संवाद शैली का महत्व देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले आता है संवाद का शांतिपूर्ण तरीका। जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है, जो फॉरेन रिलेशन है, उसमें जो हमेशा संवाद और आपसी समझ की नीति भारत अपनाता है, जिसमें आपका सबसे महत्वपूर्ण आता है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात जो आपका शांतिपूर्ण से अस्तित्व है, ये जैसे सिद्धांत जो आधारित है ये सभी आते हैं। सेकंड, आपका मौजूदा विवादों में संतुलन आ गया, जैसा कि आपका इजराइल फिलिस्तीन, रूस यूक्रेन और चीन अमेरिका जैसे जो वैश्विक विवाद है, इनमें भारत संतुलन बनाए रखता है और एक जिम्मेदार मध्यस्थ की भूमिका निभाने में भी प्रयास करता है। थर्ड आपका जो आता है वो आपका विविध मंचों पर रणनीतिक वार्ता होगा, जैसे आपका विश्व व्यापार संगठन होगा, यूनाइटेड नेशन जैसे होगा। तो इन जे मंचों पर, ये आपका वैश्विक मंचों पर आपका भारत अपने पर्यावरणीय, आतंकवाद या अन्य जो मुद्दे हो गए उन पर अपने बातों को रखता है और अपने हितों को बताता है। फोर्थ आपका आता है वैश्विक दक्षिण की आवाज़, जिसमें जो भारत के विकासशील देश के हित हो गई उनकी रक्षा के लिए संवाद के माध्यम से वैश्विक उत्तर के साथ सशक्त वार्ता करता है, जिससे कि उनकी नैतिक स्थिति भी मजबूत होती है। फिफ्थ आपका बदलते वैश्विक मुद्दे पर नेतृत्व आता है, जिसमें जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, वैक्सीन, कूटनीति जैसे जो विषय है उन्होंने भारत संवाद के जरिए नेतृत्व करने का प्रयास किया है। तो ये हमने आपका देख लिया भारत की अंतर्राष्ट्रीय संवाद शैली का महत्व। अब हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लेते हैं। निष्कर्ष में हम आपका लिखे हैं, जो आपका ब्रिक्स है उसने भारत को वैश्विक शासन के रूप में सक्रिय भूमिका तो निभाई, साथ ही उसने एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भारत को नहीं, बल्कि साथ में एक वैश्विक भागीदार के रूप में भारत को उभारा है, जिसमें आपके भारत की जो संवाद शैली हो गई, जो कि समन्वय, सम्मान और सहयोग पर आधारित है, उसने भी फॉरेन पॉलिसी की ताकत बनी है वो भी। और जो आपके दोनों ही पहलू है, इन्होंने भारत को एक वैश्विक मामले में एक स्तर, उत्तरदायी और विशालपूर्ण शक्ति के रूप में स्थापित किया है। तो इतना सब लिखने के बाद आपका एक छोटा सा निष्कर्ष कंप्लीट हो जाएगा। देन आपका आंसर नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे ये पूछा गया है कि जो आपका उत्तर औपनिवेशिक राज्य है उसके रूप में जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है उसने घरेलू प्राथमिकताओं और अंतर्राष्ट्रीय आकांक्षाओं को सफलतापूर्वक संतुलित किया है या फिर नहीं। तो इसके बारे में हम आपको बताना है तर्क के साथ, और साथ ही जो भारत की भौगोलिक स्थिति है उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी फॉरेन पॉलिसी को आकार देने में क्या भूमिका निभाई है, कितना महत्व रहा है उसका। और जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका होगा, यूएसए होगा, उसके साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी के महत्व पर भी हम आपके इस आंसर में देखेंगे। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। परिचय में हम आपका ये लिखेंगे, जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है वो ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक भौगोलिक संदर्भों से प्रेरित है। जो आपका 1947 के बाद का समय था उसमें उत्तर औपनिवेशिक राष्ट्र के रूप में भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी में संतुलन साधने की बड़ी चुनौती थी, जहाँ आपका एक और तो घरेलू विकास था और दूसरा आपकी और संप्रभुता थी। वो जो आपका दूसरी ओर वैश्विक मंच था उस पर पहचान और भागीदारी की आकांक्षा थी। और जो भारत था उसने भौगोलिक स्थिति और अमेरिका जैसे जो देश थे उनके साथ उसके रणनीतिक संबंध इसकी विदेश नीति को महत्वपूर्ण दिशा प्रदान करते हैं। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद आप लिखेंगे कि उत्तर औपनिवेशिक विदेश नीति में संतुलन का मूल्यांकन, जिसमें आपका सबसे पहले आता है उपनिवेशिक अनुभव से प्रेरित सोच। जो उपनिवेशवाद का अनुभव है उसने भारत को एक आत्मनिर्भर और स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने की ओर प्रेरित किया, जिससे कि जो गुटनिरपेक्षता, विकास और सार्वभौमिकता जैसे जो सिद्धांत है ये सब इस पर आधारित थे। सेकंड आपका घरेलू प्राथमिकताओं पर ध्यान आ गया, जिसमें आपके जो भारत की प्राथमिकता थी जैसे कि आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और तकनीकी आत्मनिर्भरता, इन सभी ने भारत ने विश्व से आर्थिक और तकनीकी सहयोग प्राप्त करने के लिए संतुलित फॉरेन पॉलिसी भी अपनाई। थर्ड आपका अंतर्राष्ट्रीय आकांक्षा हो गई, जिससे कि जो भारत था वो एक शांतिप्रिय, लोकतांत्रिक और जिम्मेदार शक्ति के रूप में भी उभरा। और साथ ही उसने जो यूनाइटेड नेशन है, नाम, ब्रिक्स और G20 जैसे जो आपके वैश्विक मंच हो गए, इन पर भी अपनी सक्रिय भूमिका भी निभाई। फोर्थ आपका ग्लोबल साउथ की आवाज आ गई, जिसमें जो भारत है उसने विकासशील देशों के पक्ष में आवाज उठाई और साथ ही वैश्विक न्याय और समावेशिता की वकालत की, जिससे कि उसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा भी बढ़ी। फिफ्थ आपका संतुलन की रणनीति आती है। तो एक और तो आपका भारत होगा और दूसरी ओर आपका चीन और रूस जैसे देश हो गए। इन सभी ने महत्वपूर्ण संबंध भी बनाए रखे, जिससे कि अमेरिका और यूरोपीय देशों से रणनीतिक साझेदारी भी बढ़ाई और जिससे संतुलन भी बना रहा। तो ये हमने आपको उत्तर औपनिवेशिक विदेश नीति में संतुलन का मूल्यांकन देख लिया। सेकंड हम आपका भौगोलिक स्थिति और भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले भौगोलिक स्थिति का लाभ आता है। तो जो भारत की स्थिति थी वो आपकी, जैसे कि आप जानते हो एशिया का जो आपका मैप है उसमें भारत एकदम बीचम बीच है, केंद्र में है। तो यही आपका मध्य एशिया, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़ता है, और इसको ही हम आपका इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक बढ़त भी देता है।
सेकंड आपका समुद्री शक्ति आ गया, जिसमें आपका हिंद महासागर क्षेत्र आ गया। वे भारत की एक प्रमुख नौसेना शक्ति है और इसकी जो स्थिति है वो वैश्विक व्यापारिक मार्गों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाती है। थर्ड आपका चीन की चुनौती के संदर्भ में रणनीतिक संतुलन आ गया। इसमें जो भारत की भौगोलिक स्थिति है उसे चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसे जो पहल है उनको संतुलित करने की भूमिका इसमें निभाता है। और साथ ही जो भारत के क्वाड जैसे जो समूह हो गए, जिसमें आपका भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे जो देश आते हैं, इन सभी के क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित भी करता है। फोर्थ आपका भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी आता है, जिसमें आपका सबसे पहले रक्षा सहयोग होता है, जो आपका दोनों देशों के बीच 2+2 संवाद, रक्षा समझौते आदि से सुरक्षा संबंध मजबूत हुए हैं। साथ ही तकनीकी और आर्थिक साझेदारी भी बढ़ी है, जिसमें अमेरिका भारत का एक बड़ा निवेशक रहा है और स्टार्टअप, टेक्नोलॉजी, शिक्षा में सहयोग भी कर रहा है। थर्ड आपका प्रवासी भारतीयों की भूमिका आती है, जिसमें जो अमेरिका है उसने भारतीय समुदाय कूटनीतिक पुल का काम करता है। फोर्थ आपका इंडो पैसिफिक रणनीति का आता है, जिसमें भारत और अमेरिका मिलकर एक स्वतंत्र, समावेशी और नियम आधारित समुद्री क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं। तो इतना सब लिखने के बाद आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख दें। निष्कर्ष में आप लिखेंगे जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है उसने उत्तर औपनिवेशिक दौर में घरेलू विकास की प्राथमिकता और वैश्विक नेतृत्व की आकांक्षाओं के बीच सफल संतुलन बनाया। साथ ही जो भारत की रणनीतिक और लचीली, व्यवहारिक और दीर्घकालिक रही थी, वहीं उसकी जो भौगोलिक स्थिति वो और अमेरिका जैसे जो देश से सहयोग था उसे उसने वैश्विक कूटनीति में एक निर्णायक शक्ति के रूप में उभारने में मदद किया। और जो आपका आज का समय है वो आपका ये संतुलन भारत को और अधिक प्रभावशाली वैश्विक खिलाड़ी बना सकता है। तो इतना सब लिखने के बाद आपका एक छोटा सा निष्कर्ष कंप्लीट हो जाएगा, देन आपका आंसर नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम आपका सबसे पहले देखेंगे जो आपका सहयोग है उसको बढ़ावा देने और विवादों को सुलझाने में एक क्षेत्रीय नेता के रूप में भारत की भूमिका को देखेंगे। और साथ ही जो आपका भारतीय क्षेत्रीय स्थिरता और विकास है उसको बढ़ावा देने के लिए सार्क और बिम्स्टेक जैसे जो प्लेटफॉर्म है उन सभी का आपका लाभ कैसे उठाया जा रहा है उसको हम देखेंगे। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखना है। तो परिचय में हमें आपका यही लिखता है जो भारत है वो आपका दक्षिण एशिया का एक बड़ा देश है, जिस कारण की इस क्षेत्र में आपका राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से विभिन्न भूमिका भारत को निभानी होती है, जिसमें आपका स्थिर, स्थिरता, सहयोग और विवाद जैसे जो समाधान है वे सभी भारत की भागीदारी और जो उसकी फॉरेन पॉलिसी है उसका ही आपका एक प्रकार का खंबा या एक प्रकार का आप केंद्रीय स्तंभ उसको बोल सकते हैं। और इसी दिशा में जो भारत का जो सार्क और बिम्स्टेक जैसे जो आपके बहुपक्षीय मंच है उन सभी ने आपका क्षेत्रीय नेतृत्व को सशक्त बनाया और साथ ही आपका उत्तर भारत की भूमिका और संभावनाओं की समीक्षा भी करता है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद आप लिखेंगे कि क्षेत्रीय नीति के रूप में भारत की भूमिका क्या रहा है। इसमें आपका सबसे पहले प्राकृतिक नेतृत्व स्थिति आती है, जो कि जनसंख्या, अर्थव्यवस्था और भू राजनीतिक स्थिति के कारण भारत स्वाभाविक रूप से दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय नेता माना जाता है। सेकंड आपका सहयोग को बढ़ावा आता है, जिसमें आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन और जो व्यापार जैसे जो गैर राजनीतिक क्षेत्र होगा इसमें भी भारत ने अपने क्षेत्रीय सहयोग की पहल की है, जो कि विश्वास निर्माण में सहायक रही है। थर्ड आपका विवाद समाधान में भागीदारी आता है। जो भारत है वो आपका सीमा विवाद जैसे कि जल साझा समझौते और प्रवासन जैसे जो मुद्दे हैं उन पर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वार्ताओं के माध्यम से समाधान तलाशने की कोशिश करता है। और चुनौती देख लेते हैं तो इसमें आपका भारत पाकिस्तान तनाव आ गया है, छोटे देशों का विश्वास और चीन की क्षेत्रीय उपस्थिति आ गई। ये सभी भारत की नेता भूमिका को डिटेल बनाते हैं। तो ये हमने आपका देख लिया क्षेत्रीय नेता के रूप में भारत की भूमिका। अब हम आपका सार्क और बिम्स्टेक के माध्यम से भारत की रणनीति देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपका सार्क देख लेते हैं। तो सार्क में आपका सबसे क्षेत्रीय एकीकरण का मंच होगा। जो आपका क्षेत्र सार्क है ये आपका विकास और सामाजिक सहयोग के लिए एक प्रकार का मंच है, लेकिन ये आपका राजनीतिक तनाव के कारण इसकी प्रभावशीलता सीमित रही है। सेकंड इसमें आपकी जो सार्क है इसमें आपके भारत की क्या पहल रही है। तो भारत ने साफ्ता, सार्क मुक्त व्यापार समझौता और सार्क फूड बैंक, छात्रवृत्ति और कोविड-19 के समय में जो आपातकालीन निधि जैसे जो कार्यक्रम थे उनके माध्यम से अपनी प्रतिबद्धता इसमें दर्शाई है सार्क में। साथ ही अब हम आपका सार्क को पुनर्जीवित करने के सुझाव देख लेते हैं। इसमें आपका सबसे पहला आता है द्विपक्षीय विवादों को मन से दूर करना। दूसरा तकनीकी सहयोग और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में कार्य करना। थर्ड आपका नेपाल, भूटान, बांग्लादेश जैसे जो इच्छुक देश है उनके साथ उप क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। फिर आपका आता है बिम्स्टेक, जिसमें आपका क्षेत्रीय संपर्क और सुरक्षा आता है। जो बिम्स्टेक है वो भारत को दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने वाला सेतु बनाता है, मतलब एक पुल के रूप में काम करता है दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के रूप में। जो आपका यह मंच है आपका कनेक्टिविटी, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद विरोध और व्यापार को बढ़ावा देता है।
साथ ही ये आपका तकनीकी और आर्थिक सहयोग भी दिखाता है, जिसमें भारत ने ऊर्जा, सूचना तकनीक, पर्यटन और आपदा प्रबंधन जैसे जो सशक्त पहल है वे आपकी बिम्स्टेक में भारत ने की है। और साथ ही आपका रणनीतिक लाभ आता है, जिसमें जो बिम्स्टेक है वो भारत, उसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है, तो आपका जो ये मंच है ये आपका कम राजनीतिक तनाव वाला बन जाता है और इसमें भारत के लिए प्रभावी नेतृत्व करने का अवसर भी प्रदान किया जाता है। तो ये हमने आपका बिम्स्टेक देख लिया। अब हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में हम आपका लिखेंगे, जो भारत की बढ़ती वैश्विक शक्ति है वो आपका एक उत्तरदायी क्षेत्रीय नेता के रूप में भारत की भूमिका तो दर्शाती ही है, साथ ही वो सहयोग को बढ़ावा देने, विवादों को सुलझाने और जो आपके विभिन्न प्रकार के विकास होते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए जो सार्क और बिम्स्टेक जैसे जो आपके वैश्विक मंच हो गए, उन सभी ने आपका भारत के लिए एक अत्यंत आवश्यक भूमिका निभाई है और यही आपके पड़ोसी देशों के साथ विश्वास, समावेश और पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों पर कार्य करते हैं। तो वहीं आपका जो दक्षिण एशिया है वही आपका स्थिरता और समृद्धि का मार्गदर्शक भी बन सकता है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लें, देन आपका आंसर नंबर 8 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको समझने के लिए जो उसका सैद्धांतिक ढांचा है उसके में उदारवाद और रचनावाद की तुलना और अंतर करना पड़ेगा। साथ ही जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है उसमें निर्णय लेने में आर्थिक विकास की क्या भूमिका रही है उसको भी देखेंगे। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। परिचय में हम आपका यही लिखेंगे, जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है भारत की वो आपके एक ऐतिहासिक अनुभव और राजनीतिक जरूरत तक तो सीमित है ही है, साथ ही वो आपके अनेक सैद्धांतिक दृष्टिकोण और समकालीन आर्थिक राजनीतिक संरचनाओं से भी प्रभावित होते हैं। इसमें आपके दो प्रकार के सैद्धांतिक ढांचे आते हैं, एक आपका लिबरलिज्म, दूसरा आपका कॉन्स्टिट्यूटिविज्म, उदारवाद और रचनावाद। तो यही आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की उसको समझने के लिए उपयोगी होते हैं। तो सबसे पहले हम आपका लिबरलिज्म देख लेते हैं। लिबरलिज्म क्या होता है? तो लिबरलिज्म आपका एक प्रकार का आपसी सरबरता है संवाद को, संस्था का संवाद को प्राथमिकता देता है और ये कहता है कि जो राज्यों के बीच शांति और स्थिरता है वो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, कानूनों और आर्थिक संबंधों के माध्यम से ही संभव है। साथ ही जो भारत की बहुपक्षीय भागीदारी हो गई, जिसमें यूनाइटेड नेशन, डब्ल्यूटीओ, ब्रिक्स और लोग ईस्ट एक्ट जैसी जो नीतियाँ हो गई, उन सभी ने उदारवाद के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित किया है। सेकंड फिर आपका रचनावाद आता है, जिसमें आपका राज्यों का व्यवहार केवल राष्ट्रीय हितों से नहीं होता है बल्कि सामाजिक पहचान, मूल्य और मान्यताओं से भी तय होता है। ये आपका रचनावाद कहता है। रचनावाद में आपका वसुधैव कुटुंबकम, गुट निरपेक्षता और विश्व शांति जैसे जो सिद्धांत है यही आपकी फॉरेन पॉलिसी को नैतिक और सांस्कृतिक आयाम भी प्रदान करते हैं। तो जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की वो ऐतिहासिक अनुभव, सभ्यतागत विरासत, गांधी नेहरू के आदर्श और वैश्विक नैतिक नेतृत्व की भूमिका को रचनावादी ढांचा भी बेहतर रूप से समझाता है। तो अब हम आपके रचनावाद, लिबरलिज्म और कॉन्स्टिट्यूटिविज्म के बीच अंतर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपका पहलू देखेंगे, फिर उदारवाद और रचनावाद देखेंगे। तो दृष्टिकोण देख लेते हैं। उदारवाद में आपका व्यवहारवादी दृष्टिकोण अपनाया जाता है और जो आपका रचनावाद है इसमें आपका सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है। जोर देख लेते हैं। तो आपका उदारवाद में संस्थाएं, नियम, आपसी सहयोग पर जोर रहता है और रचनावाद में पहचान, विचारधारा और सांस्कृतिक मूल्य पर जोर रहता है। नीतियां देख लेते हैं भारत की। तो उदारवाद में आपका व्यापार, कूटनीतिक मंच, विकास सहयोग पर उदारवाद की नीतियां रहती है और रचनावाद में आपका नैतिक नेतृत्व, शांति मिशन, सभ्यतागत नीति आदि के रूप में इनकी नीति रहती है। तो ये हमने आपके इनके मुख्य अंतर देख लिए। अब हम आपका फॉरेन पॉलिसी में जो निर्णय में आर्थिक विकास की भूमिका उसको देख लेते हैं। इसमें आपका सबसे पहला आता है उदारीकरण के बाद बड़ा परिवर्तन। जो आपका 1991 में उदारीकरण हुआ था उसके बाद से भारत की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसमें आर्थिक हित केंद्रीय हो गया, जैसे कि एफडीआई, आकर्षण, व्यापार साझेदारी और तकनीकी सहयोग जो आदि है इन पर जोर दिया गया। सेकंड आपका निवेश आधारित कूटनीति आता है, जिसमें भारत की विदेश यात्राएं, द्विपक्षीय वार्ता और जो क्षेत्रीय मंच जैसे जो भागीदारी है उन पर अब अधिक आर्थिक लक्ष्य जैसे जो बाजार विस्तार है, ऊर्जा सुरक्षा और बुनियादी ढांचा है वे आपके एक रूप से जुड़ी होती है। थर्ड आपका ब्रांड इंडिया का निर्माण आता है, जिसमें डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और जो मेक इन इंडिया जैसी जो योजनाएं हैं इन सभी ने आपका एक वैश्विक तौर पर भारत को एक आर्थिक भागीदारी के रूप में स्थापित किया है। फोर्थ आपका रणनीतिक साझेदारी का आर्थिक आधार आता है, जिसमें अमेरिका, जापान, यूएई और यूरोपीय संघ के साथ जो भारत के संबंध है उन्होंने केवल रणनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक, निवेश और व्यापार पर भी आधारित थे। फिफ्थ आपका व्यापारिक मंचों पर सक्रिय भागीदारी आता है, जिसमें विश्व व्यापार संगठन, आरसीईपी जैसे जो बहुपक्षीय संस्थाएं हैं उन्होंने भारत को खास सुरक्षा, बौद्धिक संपदा और डिजिटल व्यापार जैसे जो विषय है उन पर अपना आर्थिक पक्ष मजबूती से रखा। सिक्स्थ आपका प्रवासी भारतीय और प्रेक्षण आता है, जिसमें जो फॉरेन पॉलिसी है उसने एनआरआई और प्रवासी श्रमिकों की भलाई
और उनके माध्यम से प्रेषण को भी प्रमुख भूमिका दी जाती है। तो ये हमने आपका विदेश नीति निर्णय में अधिक आर्थिक विकास की भूमिका देख ली। इतना सब लिखने के बाद हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिखे। निष्कर्ष में हम आपका ये लिखेंगे, जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है वे आपके उदारवाद और रचनावाद दोनों ही दृष्टिकोण को अपनाती है, और यही आपके दोनों दृष्टिकोण उपयोगी होते हैं। इसमें आपका एक व्यवहारिक सहयोग पर बल देता है, और जो आपका रचनावाद है वो नैतिक सांस्कृतिक आधार पर बल देता है। और जो आपका आर्थिक विकास है वो आपका घरेलू ही नहीं बल्कि वैश्विक रणनीति का हिस्सा भी बन चुका है। इसलिए हमें आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, सैद्धांतिक संतुलन बनाए रखना, ये सभी भारत की फॉरेन पॉलिसी में ऐड करना पड़ा, जिससे कि भारत एक जिम्मेदार, शक्तिशाली और प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में उभर सके। तो इतना सब लिखने के बाद हम आपका आंसर नंबर 9 कंप्लीट हो जाएगा। देन हम आपका क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हम आपका रणनीतिक साझेदारियाँ क्या है और वैश्विक राजनीति में भारत की स्थिति को कैसे प्रभावित करते हैं उसको देखें। साथ ही जो आपका शीत युद्ध था उसमें भारत अमेरिका संबंधों को कैसे आकार दिया उसको भी देखेंगे। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। परिचय में हम आपका ये लिखेंगे, जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है उस समय और परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है, वो आपको परिवर्तनशील होती है। तो जो आपका शीत युद्ध का समय था उसमें भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई थी, लेकिन जो आपका आज का समय है उसमें भारत ने विभिन्न देशों के साथ रणनीतिक साझेदारियों के माध्यम से अपनी स्थिति को सशक्त बनाया है। और जो भारत है उसने रक्षा, व्यापार, जलवायु, ऊर्जा और तकनीक से जुड़ी साझेदारियां भी उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको गहराई देती है और उसे वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में ले जाती है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद आप लिखेंगे रणनीतिक साझेदारी और वैश्विक राजनीति में भारत की क्या भूमिका है। तो सबसे पहले हम आपका रणनीतिक साझेदारी का अर्थ देख लेते हैं। तो यह जो आपका सहयोग होता है उन देशों के बीच होता है जो अपने परस्पर हितों, स्थिरता और साझा वैश्विक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए मिलकर कार्य करते हैं। सेकंड आपका भारत की रणनीतिक साझेदारी हो जाती है, जिसमें भारत, अमेरिका, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इजराइल, जो संयुक्त अरब अमेरिका जैसे जो देश हो गए उनके साथ रणनीतिक साझेदारी स्थापित कर चुका है, जिनमें की रक्षा, तकनीकी सहयोग, परमाणु ऊर्जा, आतंकवाद निरोध और व्यापार शामिल है। थर्ड आपका क्वाड और इंडो पैसिफिक नीति आता है, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड के माध्यम से इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है उसमें स्वतंत्र और खुला समुद्री मार्ग बनाए रखने के लिए काम करता है। फोर्थ आपका रणनीतिक साझेदारियों का लाभ देख लेते हैं, जिसमें आपका रक्षा उपकरण और सैन्य तकनीक की आपूर्ति, व्यापार और निवेश में वृद्धि होती है, साथ ही ऊर्जा और साइबर सुरक्षा में सहयोग होता है और वैश्विक मंचों पर समर्थन बढ़ता है। फिफ्थ आपका भविष्य की दिशा देख लेते हैं। तो जो आपकी ये साझेदारियां इन्होंने भारत को एक वैश्विक शक्ति संतुलन में अपनी भूमिका को मजबूत किया है और साथ ही उसने राष्ट्रीय हितों की रक्षा भी इसमें की है। तो यह हमने आपका रणनीतिक साझेदारी और वैश्विक राजनीति में भारत की भूमिका देख ली। सेकंड हम आपका देख लेते हैं शीत युद्ध काल में भारत अमेरिका संबंध को। तो इसमें आपका सबसे पहले आता है गुटनिरपेक्षता की नीति। जो भारत का शीत युद्ध हुआ था उसके समय अमेरिका और सोवियत संघ जो दोनों थे उनमें से जो कोई भी गुट नहीं था वो शामिल नहीं था, क्योंकि जो स्वतंत्र विदेश नीति थी, फॉरेन पॉलिसी थी, वो अपनाई गई थी, जिसमें कि भारत की संप्रभुता और स्वतंत्र निर्णय की नीति का हिस्सा भी इसमें बना हुआ था। सेकंड जो आपका आया था वो आपका भारत सोवियत निकटता आया था। तो भारत ने अपने रक्षा और औद्योगिक विकास किया था, जिससे कि जो सोवियत संघ है उसका सहयोग भी उसने लिया था उसमें, और जिससे कि अमेरिका के साथ उसकी दूरी बनी रही। और थर्ड आपका जो आया था वो अमेरिका की पाकिस्तान नीति आती है, जिसमें अमेरिका का पाकिस्तान को सामरिक और आर्थिक सहयोग देना भारत अमेरिका संबंधों में तनाव का कारण बना रहा। फोर्थ आपका परिवर्तन की शुरुआत आता है, जो कि 1991 में सोवियत संघ के पतन और भारत के आर्थिक उदारीकरण के बाद भारत अमेरिका संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत हुई। फिफ्थ आपका आधुनिक रणनीतिक सहयोग आता है, जिसमें 2005 में भारत अमेरिका सिविल न्यूक्लियर डील। सेकंड आपका कोमोकासा बेकर जैसे रक्षा समझौते। थर्ड आपका इंडो पैसिफिक रणनीति और टेक्नोलॉजी सहयोग। तो ये हमने आपका आधुनिक रणनीतिक सहयोग देख लिए। इतना सब लिखने के बाद आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिखें। निष्कर्ष में आप लिखेंगे जो आपकी रणनीतिक साझेदारी है वे आज के टाइम में भी भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी रीढ़ की हड्डी के रूप में देखी जाती है, क्योंकि उसने वैश्विक रणनीति में एक निर्णायक और विश्वसनीय शक्ति के रूप में कार्य किया है। और जो आपका शीत युद्ध का समय था वो भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई थी उसमें भारत ने, लेकिन वो आपके बदलते वैश्विक परिपेक्ष में उसने अमेरिका जैसे जो देश थे उन सभी में अपने शक्ति के साथ संतुलन बनाया, जिससे कि बहुपक्षीय और व्यवहारिक नीति भी अपनाई गई, और जिससे कि आपके जो रणनीतिक साझेदारी थी वह भारत की वैश्विक स्थिति और प्रभाव दोनों में लगातार मजबूत होते रहे। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लें, देन आपका आंसर नंबर 10 कंप्लीट हो जाएगा। तो इतना सब लिखने के बाद आपका 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर जो मैंने किया आपको बता दिए हैं। तो यही सिंगल वीडियो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत होते हैं। अगर आप ये सिंगल वीडियो देख लेते हो तो यही आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत होती है। आप इसको देखकर ही
अपने एग्ज़ाम में अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकते हो। और अगर किसी स्टूडेंट को पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। पीडीएफ प्राइस आपका 30 रुपीज़ रहने वाला है, जो कि आपका बहुत ही मामूली से प्राइस है। कोई भी व्यू कर सकता है, इतना तो इन्वेस्ट कर ही सकते हो आप स्टडी के लिए। अदरवाइज अगर आपको पीडीएफ नहीं लेने हैं तो आप वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। वीडियो लेक्चर आपके फ्री है। मैं तो आपको एक बार यही कहूँगा कि आप एक बार वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा कंप्लीट, देन आप एक बार पीडीएफ ले लीजिएगा, पीडीएफ से रीड कर लीजिएगा, तो आपका सभी टॉपिक्स कंप्लीट सब्जेक्ट कवर हो जाएगा और आप अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकोगे। एंड अगर अभी भी किसी स्टूडेंट का कोई डाउट या क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या इंस्टा पेज पर फॉलो करके पूछ सकते हैं। एंड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। हैव अ गुड डे।